और मातृभूमि के साथ जुड़ें, क्योंकि यही अंत है और यही सत्य है सर। आप कितना भी भाग लीजिए, कितना भी दौड़ लीजिए, आप घूम के आपको यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपका जन्म मिट्टी से ही हुआ है और अंत भी आपका मिट्टी ही है। सर सबसे पहली बात तो ये थी कि मेरे पास जमीन नहीं थी, ठीक है, लेकिन सपना बहुत बड़ा था, पूरे विश्व को विषमुक्त अन्न खिलाने का, ठीक है, और जमीन 1 एकड़ भी नहीं थी मेरे पास, ठीक है। हमने एजुकेशन को ज्यादा आगे रखा और विकास को ज्यादा आगे रखा, थाली को हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। मतलब लोगों के हेल्थ को ठीक करने से ज्यादा हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि इतना बिगड़ क्यों रहा है। तो मैंने इसकी रूट पे जाने की कोशिश करी। Thank you so much for coming on to this video. There are 3 important things I would want you to do. The first thing is you will have to share this video on your wall. At least one out of those 500 to 5,000 friends you have got will be benefited out of it. The second thing is take action. If at all there is any action I want you to take via this video, I will be mentioning it or I will be speaking about it in this video, and please do take that action. It would be beneficial for many people. And the third thing is you will have to like and subscribe this channel and the page. Why? Because it makes YouTube and Facebook feel that this is a very important page and they give us automatic promotions. And also do not forget to comment about your views. Thank you so much. Enjoy the interview. Hello all, welcome to the premium episode of Power Talks with KM. This is one of the important episode और इस episode में हम जानेंगे बहुत सारा कुछ जिससे हम छोटे से बड़े कैसे बन सकते हैं, छोटे शहर से आकर बड़े सपनों को कैसे हासिल कर सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। हमारे साथ आए हुए हैं महाराष्ट्र से आकाश जी चौरसिया। आकाश जी चौरसिया is actually known as Doctor of Agriculture. He wants to provide healthy chemical free food to every plate in India. He actually wanted to become a doctor, but he left his dream aside to work and research on natural organic farming back in 2012. In addition to the farming models, he has also presented his ideas on water and soil conservation to 26,000 फार्मर्स, 26,000 किसानों को इन्होंने अपने वाटर और सॉइल कंजर्वेशन के आइडिया के बारे में बताया है। और इन्होंने एक सीड बैंक भी तैयार किया है जहां पे 44 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडिजिनियस सीड्स आर प्रिजर्व्ड. He is actually doing awesome. He got a lot of recognition in the state level, national level and international level. आज 55,000 फार्मर्स को फार्मिंग टेक्निक सिखाते हैं जो 22 कंट्रीज में फैले हुए हैं. He is a leader, he is an agro entrepreneur, he has a lot of things to say. And also let me tell you that he has been nominated as one of the top outstanding young persons from India in a social organization at the international level. So out of those 20 people, one of the nomination is Mr. Akash Chaurasia. Presenting before you Mr. Akash Chaurasia. Akash ji, कैसे हो और कैसे फील कर रहे हो? जी, मैं बढ़िया हूँ और बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आकाश जी। आकाश जी, जैसे तो मैंने आपके बारे में इतना कुछ बताया है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे फार्मिंग सिखाते हो, नए नए टेक्निक सिखाते हो, पर मैं समझता हूँ ये तो आपका बचपन का सपना नहीं था। आप जब बचपन में थे आपका सपना कुछ और हुआ होगा, तो आपका बचपन का सपना क्या था और क्यों था? जी, सर बेसिकली जो है ना, मैं बचपन से ही सोचता था कि लोगों की मुझे हेल्थ ठीक करनी है। एंड जैसे ही इंटरमीडिएट का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, सॉरी इंटर का एग्जाम क्वालिफाई किया, तो मुझे लगा कि अब मुझे उस दिशा में काम करना चाहिए। तो जो सामने था, जो सिस्टम में ये था कि आपको हेल्थ अगर ठीक करनी है लोगों की, तो आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, और डॉक्टर अगर बनना है तो आपको उसके एग्जाम्स क्वालिफाई करना पड़ेंगे एंड वो सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेंगे। तो फिर मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया और अपने स्कूल में टॉप किया। एंड फिर उसके बाद पीएमटी के लिए मैंने प्रिपरेशन किया और पीएमटी में भी मैंने क्वालिफाई किया। एंड लेकिन इतना सफर के बाद मुझे कई बार अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में बार-बार मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और जब भी मैं हॉस्पिटल जाता था तो वहाँ का जो हाल देखता था, तो उस हाल ने मुझे कुछ और भी सोचने पे मजबूर कर दिया। मैंने वहाँ पर देखा सर कि इतनी सारी डॉक्टर्स हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर लगातार एक तरफ डॉक्टरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और दूसरी तरफ बीमार लोगों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है एंड हॉस्पिटल्स भी कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैंने पाया
कि हमारी कंट्री में स्कूल और कॉलेजेस से ज्यादा हॉस्पिटलों की संख्या हो चुकी है। तो ये किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? अगर हम एक डॉक्टर बनेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ 100 और नए मरीज बनेंगे, डेफिनेटली फिर एक और हॉस्पिटल बनेगा, एक और डॉक्टर बनेगा और 100 मरीज बनेंगे। यस। तो ये सही सॉल्यूशन नहीं है। लोगों का हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है। मतलब लोगों के हेल्थ को ठीक करने से ज्यादा हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि इतना बिगड़ क्यों रहा है। तो मैंने इसके रूट पे जाने की कोशिश करी, और रूट पे मैंने पाया कि जिस तरीके से हम लोग इस टेक्नोलॉजी के दौर में अपनी थाली में क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है, इस पर हमारा गौर नहीं है। मतलब हरित क्रांति के बाद सर हमने बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने एजुकेशन को ज्यादा आगे रखा और विकास को ज्यादा आगे रखा, थाली को हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। तो डेफिनेटली जब हम उसको देखते हैं तो डेली उसमें पेस्टिसाइड आता है, पानी भी आपका शुद्ध नहीं है, एयर में भी पॉल्यूशन हो चुका है, और इतनी ज्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहे हैं। लाखों टन जो है ना पेस्टिसाइड हमारे सब्जियों पर डेली डलता है, और वो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन के अंदर हमारी थाली और पेट में होता है। आ जाता तो है। वो केमिकल जो है ना, जो डायरेक्टली जाता है, कई केमिकल ऐसा है सर, मैंने स्टडी किया है, जिनके रेसिड्यू कम से कम 30-30 दिन, 40-40 दिन तक खत्म नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब नहीं होते हैं। अपने लेकिन बॉडी में ही रहते जब हैं। वो भिंडी और बैगन जैसी चीजों पर जाते हैं तो जो है वो तीसरे या चौथे दिन हमारी थाली में होते हैं। तो जिन केमिकल के रेसिड्यू 40 दिन तक भी खत्म नहीं हो रहे हैं और वो 3 से 4 दिन के अंदर हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज करेंगे एंड बॉडी के पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो बात मुझे फील किया। और हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है सर, बोली जाती है, काफी फेमस है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा ओके। होगा मन वैसा होगा तन। तो मुझे ओके। ये क्लिक हुआ कि सारी चीजें खान पान से ही जनरेट हो रही हैं। अगर हम अपनी बॉडी को अच्छा फीड डालते हैं तो मुझे लगता है कि हम बीमार कम होंगे या होंगे नहीं। तो वो चीज मुझे क्लिक किया, और जून 2011 में एक विजन तैयार किया, एक सपना तैयार किया कि मैं अब डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं एक किसान बनूंगा, और किसान बन के लोगों को जहर मुक्त अन्न खिलाऊंगा। तो वहां से हमारी यात्रा चालू हुई। जी। बहुत बहुत सुच और अच्छे विचार है सर। थैंक यू सो मच ये विचार व्यक्त करने के लिए। आपने सही बताया जी। है कि बीमार बनकर डॉक्टर जाने से अच्छा है कि बीमार ही ना रहें और जो बीमारी का कारण है जी। उसको ही जड़ से निकाल दे। और हमारी खाने जड़ में से जैसे निकाल। आप बोल रहे हो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स वगैरह आ रहे हैं, ये तो सच है सर, कोई भी जी। इसको बोल ही नहीं जी। सकता कि ये गलत है। फिर भी हम लोग इस पे ध्यान जी। नहीं देते हैं और आपने बहुत अच्छी तरीके से जी। समझाया है। जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, मैंने जी। आप सबको बताया था कि ये टॉप 20 इंटरनेशनल पीपल के फाइनलिस्ट है और इनको जीतने में आपकी मदद मुझे जरूरत है। मैं दिखाऊंगा आप कैसे कैसे मेरी मदद कर सकते हो बाय दिस कॉल ऑफ एक्शन। आज का कॉल ऑफ एक्शन ये होगा, जो मैं एक वेबसाइट की लिंक आपको दूंगा, उसको आप क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा शेयर आ जाएगा, ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। मैं दिखा देता हूं आपको। ऐसा एक स्क्रीन आएगा आपके सामने जहां पे outstanding young persons of the world, yes, he is the one of the contender for top 10 outstanding young persons of the world। और यहाँ पे देखिए सारे लोग हैं, जैसे बेनिन, सीरिया, टर्की, कोलंबिया, मॉरिशियस, और यहाँ पे हमारे हीरो आकाश जी। आपको इनके फोटो पर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनकी यहाँ पे प्रोफाइल खुलेगी, और इस प्रोफाइल के नीचे जैसे इधर इनकी फोटो है, इधर फेसबुक का लाइक बटन जैसा है, इसको आपको ऐसे क्लिक कर देना है। बस इनके लिए आपका वोट चला गया है। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें। आप तो एक बार वोट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट करवाए ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट प्लेस लेके आए। और हमारे भारत में एक कहावत है, जय जवान जय किसान, और हमें इस चीज को दुनिया के स्तर पर लेके जाकर हमारे हिंदुस्तानी भाई को जिताना है। चलिए, ये आपको मैंने दिखा दिया है, इसे लाइक करना है और ये वीडियो अपने वॉल पर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा लोग इसको शेयर कर पाए। मैं वापस जाता हूं अपने इंटरव्यू मोड पर। सर आकाश जी, मैंने तो अपने व्यूवर्स को बता दिया है जिस मुकाम पे आप जा जी। चुके हैं 20 पीपल के यहाँ पे। मैं आपसे जी। पूछना चाहूंगा कि आपके फार्मिंग के टेक्निक्स के बारे में बताएं। मुझे पता है कि बहुत जी। इनोवेटिव टेक्निक रहेंगे, कुछ थोड़ा सा एक झलक हमें भी दिखा दीजिए फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में। जी। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे सर कई इनोवेशन के साथ में हमने फार्मिंग में काम किया है, बट मेन जो हमारा इनोवेशन है वो है मल्टी लेयर फार्मिंग, जिसमें हम ओके। एक साथ एक ही जमीन पर 4 से 5 फसलें उगाते हैं एंड सेम जगह स्पेस इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि फार्मर की इनकम 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती है, और जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं। बेसिकली क्या है, हमारी कंट्री में मैक्सिमम फार्मर्स है मार्जिनल है,
जो 2 से 5 एकड़ की जमीन का रकबा रखते हैं, और इनका परसेंटेज 70 to 90% है। हमारी कंट्री में 90% लगभग फार्मर मार्जिनल फार्मर है, 2 to 5 एकड़। तो टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए जो 2 से 5 एकड़ के फार्मर बेयर कर सकें और वो आसानी से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। दुनिया में इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है सर, बट वो खर्चे उसमें बढ़ते हैं, और जब ओके। डेफिनेटली खर्चा बढ़ता है तो वो एक छोटा फार्मर बेयर नहीं कर पाता है। हमारा जो मॉडल है वो देसी घास फूस के स्ट्रक्चर से तैयार होता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से किसान उसे 2 से 5 दिन के अंदर बना सकता है, और उस ढांचे में 5 फसलों का सेटअप एक साथ में कर सकता है। तो उसमें जमीन के अंदर उगने वाली फसल हम अलग लगाते हैं, जमीन के सरफेस पर उगने वाली फसल अलग लगाते हैं, फिर हम एक स्ट्रक्चर 7 फीट हाइट पे खड़ा करते हैं, उसपे एक क्रीपर क्रॉप लगाते ओह। हैं, और फिर एक पपाया की क्रॉप सेट करते हैं, ओ और माय फिर गॉड। बीच में जो स्पेस होता है 7 फीट हाइट टू ग्राउंड, उसमें हम एक वर्टिकल एक क्रॉप लगाते हैं। ऐसे करके हम 5 लेयर एक साथ में लगाते हैं, जिससे हमारी पूरे साल भर इनकम का रूटीन होता है, और आप कई तरह के खर्चे को भी कम कर पाते हैं। बेसिकली इसमें सर हम पानी की जो है 70 से 80% तक बचत करते हैं, जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है। अगर हम पानी को लेकर हम बात करें तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे आइडियाज करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इस मॉडल को फॉलो करते हैं तो 90% पानी की सेविंग आप ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, मतलब अलग से कुछ भी नहीं करना होता है। और सेकंड, जो पेस्टिसाइड्स के चक्कर में हमें बहुत सारे कीड़ों को खत्म करना पड़ता है एंड बायोडाइवर्सिटी हमारी डैमेज होती है, ये मॉडल पूरी तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस है सर। इसमें आपको किसी भी तरह के इंसेक्ट का प्रकोप होता ही नहीं है, मतलब अच्छा। 10 to 20% खाली होता है, जो कि नॉर्मली नीम ऑयल और बाकी नेचुरली दवाइयों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खाद जो आज दुनिया के लिए चुनौती है, क्लाइमेट चेंज सर, यस। जिसका बुरा असर फार्मिंग पे सबसे ज्यादा पड़ता है, तो वो भी हमारे फार्मूले में 90% तक हम क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभावों से फसल को बचा पाते हैं। और इस सारे मॉडल में कोई भी चीज हम बाहर की आर्टिफिशियल इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट को हानि हो, या एयर में पॉल्यूशन हो, या किसी भी तरह से किसान का बजट बढ़े। इसमें हम नेचुरल तरीके से बैम्बू घास जो भी उसके पास अवेलेबल चीजें होती हैं उससे हम वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो ये मॉडल ओके। पूरी तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस है, सस्टेनेबल है, और बायबल भी। इससे किसानों की लगभग 4 से 5 गुना तक इनकम बढ़ती है, और करीब करीब 5 गुना तक उसके खर्चे कम होते हैं। तो ओह। बेसिक इनकम की अगर हम बात करें तो वो 8 से 10 गुना तक अपना बढ़ा सकता है। इस मॉडल पे मैंने पिछले कई सालों से अध्ययन कर रहा हूँ और लगातार इसमें रिसर्च भी करते चला जा रहा हूँ। मैंने देखा है कि अगर एक किसान 1 एकड़ जमीन वाला भी है और वो चाहे कि मुझे इंजीनियर की नौकरी नहीं करनी है और वो मुझे खेती करनी है, तो वो एक इंजीनियर का पैकेज अपने 1 एकड़ भूमि से तय कर सकता है सर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बहुत बहुत खूब है। जैसे आपका बोलने का अर्थ ये हो गया कि अगर 1 by 1 स्क्वायर फीट की मैं जगह लेता हूं, वहां पे आप पहले तो नीचे आलू उगवाएंगे, आलू के ऊपर समझ जी। लीजिए स्टेम में समझ लीजिए मिर्ची उगती है, मिर्ची उगवा देंगे। राइट। उसके ऊपर डेफिनेटली। क्रीपर में मतलब अगर अंगूर उग रहे हैं तो अंगूर उगवा जी। देंगे। उसके ऊपर आप पपाया का राइट। झाड़ है, पपाया डलवा देंगे। जी। और उसके बाद अगर ओह जी। कोई जगह बची है जी। तो उसके लिए भी आप कवर करवा के कुछ ना कुछ उगवा देंगे। जी। अरे यार। डेफिनेटली सर, तो डेफिनेटली। आपको 5 एकड़ की जरूरत नहीं, 1 एकड़ की जरूरत होगी 5 फसल एक उगाने एकड़ के में लिए। काम हो जाएगा सर। वाओ वाओ। और इसमें हमने पूरा कंप्लीटली चार्ट भी तैयार किया है बेसिकली, कि हाँ कौन सी फसल के साथ किस फसल का हाँ। यस कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। यस यस। बेसिकली अगर हम अपने जंगलों पे जाएं, प्रकृति पर ध्यान दें, तो जंगलों में आप देखेंगे सर बहुत बड़े झाड़ होते हैं, उससे नीचे छोटे झाड़ होते हैं, उससे नीचे छोटे झाड़ होते हैं, जो यस। घने जंगल होते हैं, और वो सब अपने आप में सस्टेन होते हैं। हर वृक्ष को पानी, धूप, हवा सब कुछ मिलता है, और वो उनको कोई कुछ भी नहीं करता है। तो ठीक उसी तरह, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन आपस में बहुत अच्छा होता है हर एक झाड़ का, तो ठीक उसी तरह अगर हम वेजिटेबल में फसलों के कम्युनिकेशन ढूंढ लें कि किस फसल के साथ किस फसल की बनती है, तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक परिवार जी। जैसे बनाना है उनको, एक परिवार जैसा बनाना है। राइट, राइट, वाह वाह, राइट। जी। सुपर सर। बहुत इंस्पायर हो गया हूं मैं जिस तरीके से आपने बात करी है, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से आपने बात करी है कि खर्चे कम करो और कमाई ज्यादा करो। इट इज ऑल अबाउट सुपर जी। एफिशिएंसी, आई से सुपर अल्टीमेट जी। एफिशिएंसी, जिस हिसाब से आपने बात जी। करी है। सर इस सफर में आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा हुआ होगा, कैसे कैसे मुश्किलों का जी। सामना आया होगा सर आपको? सर सबसे पहली बात तो ये थी कि मेरे पास जमीन नहीं थी, ठीक है? ओके। लेकिन सपना बहुत बड़ा था, पूरे विश्व को विषमुक्त अन्न खिलाने का, ठीक है? और जमीन 1 एकड़ भी नहीं थी मेरे पास, ठीक है? और तो सबसे पहले नंबर तो जमीन के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा।
बड़े मुश्किल से मुझे लड़ झगड़ के 10 डिसमिल जमीन मिली, क्योंकि उस समय जब हम डॉक्टर बनने के उस पे थे और हमने खेती करने का तय किया, तो बहुत ही आश्चर्यजनक था सर ये, मतलब अनबिलीवेबल था, मतलब किसी के लिए सब विरोधी हो गए थे। तो जमीन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थी, पर 10 डिसमिल की जमीन से हमें प्रयोग करने का मौका मिला एंड फिर धीरे-धीरे करके किराए की जमीन पर हमने ये काम शुरू किया। तो सबसे पहले नंबर तो यही फेस करना पड़ा कि हमारे पास जमीन नहीं थी। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये था, क्योंकि हम विजन लेके चल रहे थे कि हमें पूरे कंट्री को ये चीज पहुंचानी है। तो अभी तो हमारी उम्र 30 ईयर के आसपास है। जब हमने 11 में चालू किया था तो हमारी एज काफी कम थी एंड बहुत मुश्किल होता था लोगों को मुझे समझाना। लोगों को हम समझाते थे कि भाई आप ये खेती करो जैसा हम कर रहे हैं, तो लोग ऊपर से नीचे तक देखते थे एंड वो सोचते थे कि ये बच्चा कहाँ से खेती करेगा, ये वो सब। सही लेकिन बात है। मातृभूमि ने मुझे जो परिणाम दिए सर, जो रिजल्ट दिए, उन रिजल्ट ने देश ही नहीं पूरी दुनिया का ध्यान हमारे खेत की तरफ आकर्षित किया और उस वजह से मैं सफल हो पाया। आज पूरे कंट्री में लगभग 60,000 से भी ज्यादा फार्मर और युवाओं को हम अपने खेत से ट्रेनिंग दे चुके और लगभग 10 लाख लोगों को हम जाके खुद से वो कर चुके, एड्रेस कर चुके। तो वाह। अब ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अब हमारे पास परिणाम बहुत ज्यादा है और कंट्री में 1000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल भी खड़े हो चुके हैं। तो दैट इज वेरी गुड सुपर, सर। वेरी वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेरी इंस्पायरिंग सर। जैसे आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट ही काम आया है कि नहीं मुझे कुछ करना है। आप भी लाइफ में जो भी व्यूअर से देख रहे हैं, अगर आप लाइफ में एक डेडिकेशन और कमिटमेंट लेकर चलेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इनके पास तो जी जमीन जी ना होकर ही जमीन में कैसे सब्जी या जी फार्मिंग करना है वो सिखाया है, तो आपके पास तो इतने सारे रिसोर्सेस है। सो नेवर एवर मिस यूटिलाइज योर रिसोर्सेस, और अपने रिसोर्सेस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि मातृभूमि, मातृभूमि, यस वी ऑलवेज हैव टू रेस्पेक्ट अवर मदरलैंड, और हमें सब हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम इसकी कभी भी इंसल्ट ना होने दे। थैंक यू सो मच आकाश जी, आपने इतना अच्छा जी बताया है। मेरा अगला सवाल जी आपके लिए ये होगा, सीड बैंक क्या होता है, और इसके बारे में जी हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा कुछ बताइए। सर, बेसिकली जो है ना, हमारे कंट्री में बहुत सारे इंडिजिनियस सीड्स रहे थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद सर जैसे हमारी फूड की आवश्यकता पड़ी और वो सारे हाइब्रिड हो गए, संकरीकृत हो चुके। तो बेसिकली जब संकरीकरण की प्रोसेस होती है तो जो उनमें इंडिजिनियस गुण होता है वो सीड का हट जाता है एंड नए गुण आ जाते हैं। ओके। तो बेसिकली क्या होता है, कई बीज हमारी प्रकृति में ऐसे हैं जो आपके लिए मेडिसिन का काम करते हैं, जो औषधि का काम करते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण उनकी मेडिसिन वैल्यू खत्म हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बेसिकली ओके। क्या होता है कि जो उनमें गुण है वो खत्म हो जाते हैं। तो इंडिजीनियस सीड्स जो है पर्यावरण, जलवायु और हमारी प्रकृति के वातावरण के हिसाब से और मिट्टी के हिसाब से, पानी के हिसाब से सस्टेन करते हैं। तो वो सीड्स जब हमारे खत्म हो जाते हैं तो मेडिसिनल वैल्यू भी खत्म होती है और हम एक अच्छी गुणवत्ता खो देते हैं। तो उन बीजों को जो इंडिजीनियस है, जिनमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, उन बीजों को हमने कलेक्ट किया है ओके। और उनका हमने सीड बैंक बनाया। ऐसे करके हमने 44 इंडिजिनियस वेराइटी है, लाइक जैसे ग्लूटेन फ्री है, शुगर फ्री व्हीट है। हमें पता ही नहीं है कि सर हम शुगर फ्री व्हीट भी उगा सकते हैं, शुगर ओ। फ्री चावल भी होता है। ये हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है। मतलब जो लोग शुगर से परेशान है वो लोग इंसुलिन लेते हैं, लाइक जो भी है, बहुत सारी मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। अगर आप शुगर फ्री व्हीट अपनी डाइट में यस। ले लेते हैं तो आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी हमारे पास इंडिजिनियस वेराइटीज हैं सर। गेहूं की हैं, चावल की हैं, अपना फ्रूट्स की भी हैं और वेजिटेबल्स की हैं। उन सारी वेराइटीज में कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है और उसका हम बीज बैंक बनाते हैं, वो सारी वेराइटियों को प्रिजर्व करते हैं और वो वेराइटीज हम फार्मर्स तक भिजाने का भी काम करते ओ। हैं। लगभग हर साल 7,500 फार्मर को हम इंडिजिनियस सीड्स बांटते हैं ओके। और फिर उनको सीड बनाने की तकनीक सिखा के उनका विस्तार करते वाह, वाह, वाह! बहुत बहुत बड़ा आप एक विजन लेके चल रहे हैं सर। मैं चाहता हूं कि सारी जनता आपके साथ रहे, सारे फार्मर्स को हम हेल्प करें। हैं। मैं फिर से याद जी दिलाना चाहूंगा अपने व्यूवर्स को कि अगर आप इनको और भी ज्यादा ऊंचाई और भी ज्यादा लोगों से के साथ इसका मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये लिंक को फॉलो करें। ऐसा स्क्रीन आएगा आपके सामने, और देख लीजिए, मैं वापस फिर से दिखाता हूँ। ऐसा एक स्क्रीन आएगा आपको जहां पे 10 आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के नॉमिनी है। मतलब 200 के करीब ज्यादा देशों में से 20 देशों के नॉमिनेशंस आए हुए हैं, और इन 20 देशों में से हिंदुस्तान से आकाश चौरसिया का नाम नॉमिनेट हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो लाइक बटन है इसको दबाइएगा और टिक मार्क आएगा। मैंने ऑलरेडी कर लिया है।
इसलिए यहाँ पे टिक मार्क आ रहा है, तो आपको यहाँ पे वोट जरूर करना है ताकि हमारे हिंदुस्तान की ताकत सारी दुनिया में हम दिखा सकते हैं। सर ऐसे बात कर रहे हैं हम, हिंदुस्तान और दुनिया की बात कर रहे हैं, मुझे जानना है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर कहाँ मिला और कैसे मिला सर? मतलब व्हाट वाज द पॉइंट व्हेन यू गॉट द इंटरनेशनल एक्सपोजर? एक्चुअली सर जो है ना, जो हमने जो काम किया है, तो बेसिकली यहाँ पर पूरे कंट्री से फार्मर आते रहे। तो उनमें से कई लोग ऐसे भी रहे जो मतलब फॉरेन में उनके रिलेटिव्स काम करते हैं या उनके कोई कजन्स काम करते हैं, तो उन लोगों ने वहां तक पहुंचाया। तो बेसिकली वहां पर भी लोगों ने कुछ कुछ कंट्रीज में शुरू किया, एंड फिर उसके बाद जो है ना धीरे धीरे करके चैनलों के कवरेज के माध्यम से भी ओह, लोगों तक ये बात पहुंची। और काफी जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उन्होंने कवरेज किया इस काम को। डीडी किसान ने कवरेज किया, ओके। आस्था ने कवरेज किया, संस्कार ने कवरेज किया, जीटीवी ने कवरेज किया, बहुत सारे चैनलों ने कवरेज किया, लंदन टॉप ने कवरेज किया। तो वहां से भी इसका वो हुआ। और फर्स्ट ऑफ दी वन अभी जेसीआई ने मुझे मौका दिया है पूरी यस। दुनिया में अपनी बात को रखने का और पहुंचाने का। तो मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ जेसीआई इंडिया के लिए कि उन्होंने हमारा नाम नॉमिनेट किया और जेसीआई ने उसे सिलेक्ट किया। एंड हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो है ना इस काम को इतनी दुनिया में इज्जत दी जा रही है। और मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि हमारे यस। देश के लोग जो है ना इसको पूरी दुनिया में जरूर सिरमौर चढ़ें। सुपर सुपर आकाश जी, और इन्होंने जो जेसीआई संस्था के बारे में बात कर रखी है, मैं भी जेसीआई संस्था से ही जुड़ा हुआ हूं। मैंने बात करना भी जेसीआई संस्था से ही सीखा है, लीडरशिप भी जेसीआई संस्था से ही सीखी है, और ये इंटरव्यू करना भी मैंने वहीं से प्रेरणा लेकर करा है। तो अगर आप आपके आसपास कहीं जेसीआई की संस्था देख रहे हैं, आंख बंद कर कर वहां की मेंबरशिप ले ले और उनके साथ जुड़ना शुरू कर दें। ठीक है। तो चलिए वापस हम इंटरव्यू में आते हैं। आप एक युवा है आकाश जी, आप 30 साल के बता रहे हैं, आप एक युवा है। हमारे देश की युवा पीढ़ी में मैं नहीं बोलना चाहूंगा कुछ गलत, बट वो जुनून आज कम दिख रहा है। जो वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है जी उसके हिसाब से उन लोगों में जो क्षमता है, पेशेंस लेवल कम हो गई है। वो इमीडिएट सक्सेस जी चाहते हैं, जैसे बर्गर 2 मिनट में बन के आ जाता है उनके हाथ में, वो चाहते हैं कि उनको जी सक्सेस भी 2 मिनट में हाथ में आ जाए। उनको परिश्रम जी करने के लिए क्या बोलूं, टाइम नहीं जी है। और जी जी ना तो रिश्तेदारी में बिलीव कर रहे हैं, ना तो पेरेंट्स के साथ अच्छा रिश्ते रखते हैं, ना तो जी मतलब कुछ कुछ अजीब हो गया, जैसे समझ लो कि वो एक जी बैरन लैंड जैसे बनते जा रहे डेफिनेटली। हैं, पेस्टिसाइड ज्यादा चले गया है। तो जी आप जी युवा पीढ़ी के लिए क्या बताना चाहेंगे, देश की युवा पीढ़ी के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है सर कि हम इतने केमिकल युक्त वातावरण से घिरे हुए हैं कि हमारी संवेदनाओं को काफ़ी कम कर दिया है। अच्छा। अगर हम संवेदनाओं की बात करें तो हमें नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर हमें नेचुरल फार्मिंग करनी है तो प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके प्रकृति आपको मदद करेगी और आपकी हेल्थ को भी ठीक करेगी। तो मैं देश के नौजवानों को यही बोलना चाहता हूँ सर कि सबसे पहले नंबर तो वो अपने अंदर पेशेंस क्रिएट करें यस। और मातृभूमि के साथ जुड़ें, यस। क्योंकि यही अंत है और यही सत्य है सर। आप कितना भी भाग लीजिए, कितना भी दौड़ लीजिए, आप घूम के आपको यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपका जन्म मिट्टी से ही हुआ है और अंत भी आपका मिट्टी ही है। सही है। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है कि हम अति संवेदना में जो है कुछ ऐसा गलत ना कर बैठें, जिसका दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। तो हम जितना अपने बारे में सोचें, उससे ज़्यादा हमें आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर जिस वातावरण में हम रह रहे हैं या जो अच्छी हवा अभी हम ले पा रहे हैं या अन्न खा पा रहे हैं, तो इसका परिणाम ये है कि हमारे पूर्वजों ने उन्होंने अपने समय पे उस प्रकृति को बचा के रखा यस। और हमें एक अच्छा वातावरण सौंपा। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा वातावरण देके जाएँ और अच्छी प्रकृति देके जाएँ। लेकिन सवाल ये होता है सर कि इन सब बातों में कितना दम है और क्या हम ऐसा सोचें तो क्या हमारी इकोनॉमी सस्टेन होगी, क्योंकि हमें अपना परिवार भी चलाना है। बेसिकली आज हर नौजवान जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी अगर लेता है तो उसको कम से कम 50,000 रुपए पर मंथ तो एक अच्छी सही है सर। ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है सर कि अगर वो 2 एकड़ 3 एकड़ में अगर फार्मिंग करता है, तो वो 50,000 रुपए पर मंथ आराम से अपनी फैमिली को दे सकता है। पर उसे थोड़ा-सा वक़्त चाहिए, 8 से 10 घंटे का, थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए, थोड़ी-सी होशियारी चाहिए और थोड़ी-सी मार्केट की पकड़ चाहिए और अनुभव भी चाहिए। यस। तो इन सब चीज़ों के लिए हम सर एक नया इनिशिएटिव लिया है। 7 दिन का प्रैक्टिकल हम कैंप लगाते हैं अपने फार्म पे और 7 दिन तक हम अपने साथ जो नौजवान जो थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हम पूरे इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं
और उनको पूरा प्रकृति से जोड़ के 7 दिन में उनको परफेक्ट बना देते हैं कि वो एक अपने यहाँ जाके किसी भी मैदान में मॉडल बना सकें और वाह। अपनी इकोनॉमी सस्टेन कर सकें। तो 7-7 दिन के हम प्रैक्टिकल सेशन ये पूरी कंट्री में भी लगा रहे हैं अलग-अलग स्थानों पर, ताकि लोकल के नौजवानों को उसमें मौका मिल सके और वो शहर की तरफ ना भाग के वापस गाँव की तरफ आएँ और अपना खेती से व्यवसाय भी स्थापित करें और नेचर को भी बचाएँ। थैंक यू आकाश जी, जिस हिसाब से आपने प्रेरणा दी है, मुझे भी कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि मैं भी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें गलत कर रहा हूँ, जैसे ऑर्गेनिक खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत जी, बहुत सारी चीजें गलत कर रहे हैं सर, ये तो सही बात है। जी, और मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं डेफ़िनिटली। खाने का कितना शौकीन हूँ। जैसे आकाश जी, आपने जी, बताया कि आप वो जो 7 डेज का कैंप लगाते हैं, हम उसका भी राइट, लिंक इधर शेयर कर देंगे, या तो नंबर या कुछ भी, जिस हिसाब से कोई भी आपके साथ उसके बारे में आपसे जी, कांटेक्ट करना चाहे तो हम उनको उनके लिए भी एक चैनल देते हैं कि वो आपसे डायरेक्टली बात कर सकें। और व्यूअर्स, आप राइट, ये भी कर सकते हैं कि आपके सर्कल में कोई शायद इसमें इंटरेस्ट जरूर लेगा, मैं तो नहीं बोलूंगा कोई नहीं लेगा, कोई ना कोई जरूर लेगा, आप उनको भी इनसे कांटेक्ट करवा जी, दीजिए। ये है जो एक विजन के साथ चल रहे हैं, जो एक बदलाव लाना चाहते हैं, जो एक इंडिया में जो गलत हो रहा है उसको और मिटाकर कुछ नया कुछ करना चाह रहे हैं। और हमें पता है हमारे आंखों के सामने गलत हो रहा है, फिर भी हम एक्शन नहीं जी, ले रहे हैं। ये तो बात कोई भी राइट, मना नहीं करेगा। और सेकंड बात, जो इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की, मैं एक अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे हम हमारी जी, लाइफ में पद्धति है कि दादा की प्रॉपर्टी पापा को आती है, पापा की प्रॉपर्टी हमें आती है, जी, हमारी प्रॉपर्टी हम बच्चे को देते हैं। जब हमारे पास वो प्रॉपर्टी आती है, थोड़ी जो हम पूरा पैसा उड़ा देते हैं, नहीं ना, हम उसमें बचा के हमारे जी, बच्चों के लिए भी रखते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी में अगर ऐसा कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट के साथ भी हमें ऐसा ही करना है, ताकि हमें यही समझना है कि हमारे परदादा ने दादा को दी, दादा ने पापा को दी, पापा ने हमें दी, और हमें हमारे बच्चों के लिए रखना है। बहुत अच्छे तरीके से आकाश जी ने समझाया है। आकाश जी, आपके समय के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप जैसे एक जी। महान आदमी के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा प्राउड सर फील कर रहा हूँ। और जी, हमारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज छोटे छोटे कदम लेकर आप अपने पॉइजन को अपने बॉडी से निकालिए। इट इज पॉसिबल, अगर जी, आप चाहते हैं तो इट इज रियली पॉसिबल। और आकाश जी, एक अच्छी जी, फैक्ट बताऊं मैं आपको, ये मेरा जी, 11th या 12th इंटरव्यू है। मेरे सारे 11 जी, इंटरव्यूज इंग्लिश में करे थे, पर मुझे जी, आपका मैसेज पहुंचाना था सबको, तो मैंने हिंदी में किया। मैं बट मुझे बहुत जी, जी, अच्छा लगा है। आप फाइनली हमारे जी, व्यूवर्स को बाय कीजिए और बोलिए उनको कुछ के जी, आपके साथ जुड़े रहें, जी, और हम ये जी, उनको फिर से मिलेंगे पावर टॉक्स विद केएम में। जी, जी। आप सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस वक़्त निकाल कर हमारी बात को सुना, समझा और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि इस बात को कहीं न कहीं आप अपने ज़हन में लाएँगे, अपनी ज़िंदगी में लाएँगे। मुझे मालूम है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी लोग फार्मिंग नहीं करते हैं या सभी लोग फार्मिंग से नहीं जुड़े हैं और सभी लोगों के पास खेत भी नहीं है। लेकिन हम कहीं न कहीं से अगर हम देखें तो रिलेट होते हैं यस। फार्मिंग से। आपके इर्द-गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं या जो लोग फार्मिंग कर रहे होते हैं। अगर आप हमारी बात उन तक भी पहुँचाते हैं, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का ओके। बेसिकली हम लोग जो है ना, ऐसा मानते हैं सर कि अगर गर्भ में पल रही किसी बच्ची को अगर हम मरने से बचा लेते हैं, तो सोसाइटी में ऐसी मान्यता है कि बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया, यस। राइट? तो हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे माध्यम से 1 एकड़ भूमि भी अगर विष मुक्त हो सकी, तो इस धरती पर सबसे बड़ा पुण्य का काम वो है। क्योंकि जिस तरह से प्रकृति को अ, हानि पहुँचाई जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि इस जनरेशन को उसका सबसे ज़्यादा खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा, बल्कि आने वाली जनरेशन को सबसे ज़्यादा उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। तो हम आने वाली जनरेशन के बारे में सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ। मैं पूरी तरह से 24 घंटे नॉन स्टॉप वर्किंग करने को तैयार हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम में मैंने लगा दी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही सपना है, हमारा देश की थाली ज़हर मुक्त हो जाए और हिंदुस्तान के पूरे खेत विष मुक्त हो जाएँ। यही विज़न लेकर हम देश के सामने आगे हैं और आप सभी से आग्रह है कि जितना आपसे बन सके इस बात को लोगों तक पहुँचाइए और इसे लाइक भी कीजिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मायने ये नहीं रखता है कि हम क्वालीफाई होते हैं या नहीं होते हैं, पर अगर आपके माध्यम से अगर 100 एकड़, 1 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन भी अगर केमिकल फ्री हो गई, तो मैं इसे आज का इंटरव्यू सौभाग्यशाली ओह समझूँगा। माय गॉड, थैंक यू सो मच। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि इनका विजन पूरा करने के लिए हमें इनको इंटरनेशनल स्तर पर एक अच्छा रिकॉग्निशन दिलाना है। मैं आपको दिखा देता हूं, फिर से शेयर स्क्रीन कर रहा हूं मैं।
वो रहा वेबसाइट। वेबसाइट का लिंक आपको रहेगा। 10 आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे आकाश जी आ चुके हैं। तो हमें इनको टॉप पोजीशन पे लेके आना है। इन पे क्लिक कीजिए, आकाश जी का चेहरा देख लीजिए, इन पे क्लिक कीजिए, देन इधर लाइक करना है। ये मैंने लाइक ऑलरेडी कर लिया, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। जस्ट समझ लीजिए कि ये टॉप 20 में पहुंच चुके हैं, जहां पे मैंने आपको बताया कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, रोमेनिया, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ईरान, ओ माय गॉड, बहुत सारे देशों से हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आपका धन्यवाद। फिर से आइए पावर टॉक्स विद केएम। थैंक यू सो मच।